नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे महासागर और महाद्वीपों का वितरण और निर्माण। महासागरों का और महाद्वीपों का वितरण और निर्माण कैसे हो। पृथ्वी के 29 भाग पर क्या है, महाद्वीप है, ठीक है। और 70 जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ क्या है, ओशन मतलब महासागर, ठीक है। किस तरीके से पृथ्वी पर महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह। महाद्वीपीय प्रवाह क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। महाद्वीपीय प्रवाह क्या होता है कि किस तरीके से महाद्वीपों का प्रवाह हुआ, कैसे वो अपने स्थान से अलग हुए, और जो वर्तमान में जो पृथ्वी की जो रूपरेखा और स्ट्रक्चर है वो किससे बना, ठीक है। तो इसमें प्रवाह में हम पता लगाते हैं कि जो तट रेखा होती है, जो अटलांटिक महासागर की, ये जो अटलांटिक ओशन है एस के समान है, ठीक है। ये एस की आकृति के समान है। इसके जो ये अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका है, और ये जो यूरोप वाला ये पार्ट है, और नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट ही क्या है, ये एक समान है, ठीक है। तो ये समान होने के कारण में क्या किस चीज़ का पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी ये जुड़े हुए थे, ठीक है। कभी ना कभी ये जुड़े हुए थे। ड्रिफ्ट मतलब धीरे 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 दूर होते चले जाना, बहते चले जाना, ठीक है। सबसे पहले संभावना किसने जताई है इसकी, सबसे पहले संभावना जब जताई है 1596 में अब्राहम आर्टेलियस ने, ठीक है, कि ऐसा कुछ हुआ होगा। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने इसका एक मानचित्र बनाया। इन्होंने क्या किया, 3 महाद्वीपों को एक साथ किया। कौन कौन से महाद्वीपों को, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है। इसके बाद में आते हैं अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देते हैं, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या होता है, इसमें महाद्वीप और महासागरों का वितरण बताया गया है, ठीक है, कि कैसे तो महासागर बने और कैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, ठीक है। सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े थे। सबसे पहले ये बोलते हैं कि जो सारे महाद्वीप थे वो क्या थे, एक सिंगल, इस तरीके से क्या थे, ये जुड़े हुआ था, ठीक है। आज के महाद्वीप इस भूखंड के भाग तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। जो ये तो क्या हुआ, महाद्वीप बड़ा वाला, और इसके चारों तरफ क्या था, पानी पानी, ओशन ही ओशन था उस समय में, ठीक है। बड़ा जो भाग था, ये जो भाग को, इस भाग को क्या बोलते थे, पेंजिया, ठीक है। इस भाग को पेंजिया बोलते थे, ठीक है। और जो समुद्र वाला जो पार्ट था पृथ्वी पर, उसको क्या बोलते हैं, पेंतालासा। इसको क्या बोलते थे, पेंतालासा, ठीक है। एक मिनट, चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। बड़े महाद्वीप को पेंतालासा, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर है, उसको क्या बोलते हैं, पेंतालासा। उसका अर्थ होता है जल ही जल होता है। वेगनर ने क्या तर्क दिया है कि 20 वर्ष पहले इस महाद्वीप का विभाजन आरंभ हुआ। 20 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, सॉरी, 20 करोड़ वर्ष पहले इस महाद्वीप का निर्माण बनना शुरू हुआ था। जिसमें क्या हुआ, पेंजिया पहले 2 विशाल खंड में डिवाइड हुआ। तो उसका पहला जो पार्ट था वो कौन सा, लोरेंसिया, जो नॉर्थ में चला गया, और गोंडवाना जो साउथ पार्ट था, ठीक है। इसके बाद ये दोनों भाग धीरे धीरे क्या हुए, अनेक भागों में बट गए, ठीक है। जैसे मान लो ये कुछ इस तरीके से हुआ होगा, कुछ इस तरीके से हुआ होगा। तो पहले तो ये डिवाइड हुआ, ठीक है। इसके बाद में भी
ये धीरे 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 ये कुछ खंडों में डिवाइड हो गए। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण क्या क्या है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो महाद्वीपों का साम्य है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटिरहित साम्य है। ठीक है, इस इनमें क्या है कि हमने देखा था कि जो अटलांटिक महासागर है उसमें कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो उनके जो महासागर और महाद्वीप के किनारे पर जो चीजें मिली है वो क्या है, पहली तो तटरेखाएं है, दूसरी त्रुटि रहित साम्य है। ठीक है, त्रुटि रहित ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी उनमें, लगभग उनमें समानता मिलती थी। 1964 में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम किया और उसकी सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ा और मानचित्र तैयार किया। उसने क्या किया, बुलर्ड साहब ने एक कंप्यूटर के माध्यम से एक मैप तैयार किया। मैप को उस मैप में उसने अटलांटिक महासागर के जो तट थे उसको जोड़ा और एक मानचित्र से तैयार किया। इससे क्या पता चलता है कि जो महाद्वीप थे वो कहीं ना कहीं कभी किसी टाइम में जुड़े हुए थे। दूसरा प्रमाण है महासागरों के पार चट्टानों के आयु में समानता। इसका पता हमें किससे चलता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रेडियोमेट्रिक जो चीजें होती है उसको मापा जाता है। महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। ठीक है, इनका निर्माण 200 करोड़ वर्ष पहले शुरू हो गया था, जिससे क्या हुआ, सेल समूह की एक पट्टी बनना शुरू हुई। ठीक है, सेल समूह की ब्राजील तट और पश्चिम अफ्रीका के तट लगभग क्या है, आपस में मैच करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि ये जो पार्ट थे वो आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, इसके साथ पाए जाने वाले जो जैसे ये जो ये जो ये ये साउथ अमेरिका का पार्ट है और ये अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, ये अफ्रीका है और ये साउथ अमेरिका। तो इस जगह पे यहाँ पे और यहाँ पे क्या हुआ, जीव समुद्री निक्षेप क्या हुए, समान मिले। ठीक है, इस जो किस काल की बात को बताते हैं, ये काल जुरासिक काल था। इससे पता चलता है कि जुरासिक काल के समय महासागरों का निर्माण नहीं हुआ था। ठीक है, ये जो यहाँ पे और यहाँ पे जो साक्ष्य मिले वो कौन से काल के मिले, जुरासिक काल के। इसका मतलब है कि जो समान जो साक्ष्य मिले उससे ये पता चलता है कि उस समय पे महासागरों का निर्माण नहीं होता। ठीक है, तीसरा जो प्रमाण मिलता है वो टिलाइट से मिलता है। टिलाइट क्या होती है, अवसादी चट्टानें होती है। ठीक है, परतदार परत चट्टानें होती है। ये चट्टानें कौन सी होती है, बर्फ के जमने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना जो ऊपर वाला पार्ट था, गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये इंडिया हुआ, साउथ गोलार्ध जैसे यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है, ठीक है, यहाँ मेडागास्कर आ जाता है और नीचे अंटार्कटिका और ये इंडिया का पार्ट है। यहाँ का और यहाँ का और यहाँ का और इधर हम इंडोनेशिया वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ इन जगहों के जो पार्ट्स है, जो तलछट है वो क्या हुआ, सेम पाए जाते हैं। ठीक है, समान पाए गए हैं। तो इनसे भी क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये भूखंड एक थे। गोंडवाना श्रेणी के आधार
तल में घने टिलाइट थे, ठीक है। जो गोंडवाना जो श्रेणी थी उसके आधार तल में क्या थे, बहुत सारे टिलाइट्स है। विस्तृत और लंबे समय तक हिमावरण या हिमाच्छादन उनके ऊपर रहा। इसी प्रकार के एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है। ये जो हमने टिलाइट्स के एग्जाम्पल देखे हैं और टिलाइट्स को पढ़ा, उनके जो अवशिष्ट है उनसे हमें किस चीज़ का पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनमें भी समानता रही है। स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता थी। स्थलखंडों के इतिहास में भी क्या थी, समानता थी कि ये जो स्थलखंड है वो एक ही समय के बने हुए हैं। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टाने पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण है, ठीक है। जो हमने पढ़ा है टिलाइट्स के निर्माण और उनके इतिहास में जो समानता के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि महाद्वीपों के विस्थापन और जलवायु के बारे में सही से पता लगा सकते हैं, ठीक है। प्लेसर निक्षेप घाना तट और ब्राजील का तट, सोने के क्या होते हैं ये प्लेसर निक्षेप क्या होते हैं, सोने के बड़े बड़े भंडार होते हैं, ठीक है। तो घाना का तट और ब्राजील का तट में क्या हुआ, ये समान पाए गए, ठीक है। यहाँ पे सोने के बड़े बड़े निक्षेप और चट्टाने की अनुपस्थिति मिलती थी, कहाँ पे, घाना में। और यही जो समान स्थिति है वो कहाँ पे मिली, ब्राजील के तट पर। इससे भी हमें ये प्रमाण मिला कि कहीं ना कहीं ये एक ही पार्ट के अंग थे, ठीक है। जीवाश्म के वितरण के आधार पर भी हमें क्या मिलता है, ये प्रमाण मिलता है कि कभी ना कभी जो महाद्वीप थे वो एक हुए होंगे। पहला होता है लेमोरिया, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में पाया जाता है। ये एक जीव होता है, ठीक है। तो दूसरा होता है मोसो आरस, छोटे रेंगने वाले जीव होते हैं, केवल उतले खारे पानी में ये मिलते हैं, ठीक है। अस्थियां केवल अफ्रीका के दक्षिणी प्रांत और ब्राजील के इरावर सेल समूह में मिलती है, ठीक है। तो इससे भी हमें क्या मिलता है कि इससे हमें किस चीज़ का पता चलता है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्ट कभी ना कभी एक रहे होंगे। आज इनमें दूरी कितनी है, 50,000 किलोमीटर, ठीक है। 50,000 किलोमीटर इन दोनों के बीच में दूरी, किस किस के बीच में, एक तो दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी प्रांत में और ब्राजील के इरावर सेल के बीच में, ठीक है। इतनी दूर एक समान विशेषता मिलना, ये तो क्या है, नाम इम्पॉसिबल है, ठीक है। अभी तो हमें देखने को नहीं मिलती, अगर देखने को मिलेगी तो कब कब पॉसिबल होगी, कहीं ना कहीं ये पार्ट एक जगह जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रवाह संबंधी बल, ठीक है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। प्रवाह संबंधी बल, वेगनर ने अपने सिद्धांत में बताया कि पहला पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल और दूसरा ज्वारीय बल। पोलर ध्रुवीय फ्लिंग बल क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। पृथ्वी की आकृति गोले जैसी नहीं है, पृथ्वी की आकृति गोले जैसी नहीं होने का कारण क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। भूमध्य रेखा पर ही क्या होती है, उभरी हुई होती है और इसका कारण क्या होता है, घूर्णन, ठीक है, हमने पढ़ा। ज्वारीय बल कैसे पृथ्वी के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से ज्वारीय बल उत्पन्न होता है, यह मुख्यतः कहाँ पे होता है, महासागरों में, ठीक है। वेगनर के अनुसार ये दोनों बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। दोनों बल क्या, वेगनर क्या
वेगनर जो विस्थापन होता है पृथ्वी के महाद्वीपों का विस्थापन होता है, उनको उनके पीछे कारण क्या बताते हैं, ये दोनों कौन कौन से, ज्वारीय बल और ध्रुवीय फ्लिंग बल। ठीक है। हालांकि सिद्धांत को समझने के लिए हालांकि सिद्धांत को समझने के लिए अपर्याप्त है। ठीक है। मतलब उस समय क्या था, जो महाद्वीपों का प्रभाव हो रहा है उसके पीछे ये कारण क्या थे, अपर्याप्त थे। ठीक है, उस समय की बात है। लेकिन प्रेजेंट में ये कहीं ना कहीं एक आयाम हो सकता है महाद्वीपों के विस्थापन का। ठीक है। इसमें संवहन धारा का पहला सिद्धांत आता है। ठीक है, प्रभाव में संवहन धारा के प्रभाव की संभावना ये किसने दी है, आर्थर होम ने ये सिद्धांत दिया है। संवहन धारा का जो प्रभाव होता है वो कहाँ पे होता है, मेंटल भाग में। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी हुई और मेंटल भाग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्मा होता है। तो मैग्मा का जो प्रभाव होता है वो कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से चलता है, कुछ इस तरीके से मैग्मा का प्रभाव चलता है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, ये ज्वालामुखी वाला पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, लावा निकलता है बाहर। ठीक है, उत्पन्न होता है मेंटल में, क्या होता है, उत्पन्न रेडियो एक्टिव तत्वों से। ये किस कारण होता है, संवहन किस कारण होता है, रेडियो एक्टिव तत्वों से। ठीक है, तत्वों के कारण क्या होता है, वहाँ पे तापमान तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने के कारण जो पदार्थ वो क्या होते हैं, तरल होते हैं। ठीक है, तरल क्या करते हैं, गतिमान होते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। हालांकि समकालीन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस सिद्धांत को नकारा। ठीक है, समकालीन जो उसके उनके और आर्थर होम्स के जो साथी और कलीग थे उन्होंने संवहन धारा के सिद्धांत को नकारा है। महाद्वीपीय अधिस्थल का मानचित्रण। ठीक है, दूसरा आता है महाद्वीपीय अधिस्थल का मानचित्रण। इस जब हम शोध करते हैं तो महासागरों की बनावट और आकार का हमें पता लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, महासागरीय बनावट आधार का, महासागरों का अधिस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है। हमने शोध में क्या पाया है कि जो महासागर का जो थल होता है, जो सरफेस होता है महासागर का, वो क्या है, उबड़ खाबड़ है। ठीक है, उबड़ खाबड़। अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटके व गहरी खाइयां है। जो सरफेस और ओशन का जो सरफेस होता है, एक मिनट, ओशन का जो सरफेस होता है वहाँ पे क्या है, पर्वत पाए जाते हैं, कटक पाए जाते हैं और गहरी गहरी खाइयां पाई जाती है, जो प्राय महाद्वीपों के किनारों पर भी होती है। महासागरीय जिन्हें क्या बोलते हैं हम, जिन्हें महासागरीय कटक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं जिससे महासागरीय चट्टानों का निर्माण होता है। ये क्या होती है, ये अक्सर नवीन होती है। हमें कारण इसका क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब जैसे जैसे ज्वालामुखी एक्टिव होंगे वैसे वैसे नई प्रॉपर्टी का निर्माण होगा, और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होने के कारण चट्टानें भी क्या होगी, परिणाम स्वरूप नई होगी। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर है उनमें आयु व संरचना में भी समानता पाई जाती है। ठीक है, ये अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हो, जैसे क्या होता है कि ये स्टेनोस्फेयर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड मैग्मा क्या होता है, लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे संवहनीय धाराएं चलती है। ठीक है, तो ये किस तरीके से इनका गमन होता है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से इनका संचरण होता है। तो जैसे ये राउंड इधर ले रहा है और ये इधर
राउंड हो रहा है। तो ऐसे क्या होता है, मैग्मा ऊपर आने की प्रकृति और संभावनाएं और स्थितियां बन जाती है। तो इस जगह पे क्या होता है, मैग्मा ऊपर आता है और लावे के रूप में प्रसारित होता है। ठीक है, तो जैसे ही क्या हुआ, जहां पे मैग्मा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, मिड ओशियन रिज बोलते हैं। ठीक है, मध्य सागरीय कटक बोलते हैं। इसमें जैसे कि ये वाली कंडीशन यहाँ पे उत्पन्न होती है, जैसे जैसे लावा इधर उधर बहता जाता है, तो इस जगह पे ये वाली जो जगह होती है, यहाँ पे भी जो आयु और रचना होती है, संरचना होती है, वो क्या पाई गई है, समान पाई गई है कि इधर की और इधर की। तो ये किस चीज को, किस सिद्धांत को सही प्रतिपादित करता है, एक तो कि सवनीय और दूसरा सवनीय धाराएं या सवनीय प्रवाह, और दूसरा कौन सा, महासागरीय अधस्थल का मानचित्र। ठीक है, दूसरा महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण। ठीक है, तो हमने इसको अच्छे से समझा है कि किस तरीके से सवनी धाराएं प्रवाह करती है एस्थेनो या स्पेयर में या फिर दुर्बलता मंडल में। थर्ड आता है महासागरीय अधस्थल की बनावट। ठीक है, गहराई उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को तीन प्रमुख भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है महासागरीय सीमा, दूसरा गहरे समुद्री बेसिन, थर्ड है मध्य महासागरीय कटक। महासागरीय सीमा कहाँ पे पाई जाती है, जो कोस्ट होता है अपना, मतलब जो महाद्वीप का जो किनारा होता है, वहां से लेकर ओशन, जो समुद्र का जो गहरे से गहरा पार्ट होता है, वहां तक का पार्ट क्या कहलाता है, महासागरीय सीमा। इसमें क्या क्या कौन कौन से भाग होते हैं, इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल राइज होता है, और लास्ट में ओशन जाता है। गहरे समुद्री बेसिन क्या होते हैं, महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटक के बीच में। जैसे ये महाद्वीप का तट होता है, और गहरे महासागरीय कटक कौन सा हो गया, ये गहरा महाद्वीप कटक हो गया। इसके बीच में जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, महासागरीय समुद्री बेसिन। ठीक है, गहरे समुद्री बेसिन को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षिप्त होते हैं, मतलब यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, लास्ट में होता है मध्य महासागरीय कटक, आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला होती है। महासागरीय जल में पृथ्वी के धरातल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं यहीं पे मिलती है। ठीक है, ये यहाँ से लावा निकलता रहता है, ये लावा निकल रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं, तो ये जो लावा का जमाव है, ये पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। ठीक है, इस जगह पे जो निरंतर जो लावा निकल रहा है, उससे क्या होता है, एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, जो पृथ्वी के धरातल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होती है। अब आते हैं हम भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण पृथ्वी पर किस तरीके से हुआ है। ठीक है, इस मानचित्र में हम देख रहे हैं कि जहां जहां पे डॉट है, ठीक है, वहां पे क्या है, या तो ज्वालामुखी है, या फिर अर्थ का भूकंप आते हैं, या फिर हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट के क्षेत्र। सामान्यतः मध्य सागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर होते हैं, जबकि एल्पाइन हिमालय पट्टी व महासागर प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर होता है। ठीक है, सही बात है, जहाँ पे खाई होगी, कि खाई है, मान लो ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र है, तो अगर इधर से जो भूकंप आता है, तो
वो खाई में सबसे पहले आएगा, ठीक है। और मान लो जैसे मान लो ये हिमालय है, तो इसका जो भूकंप के केंद्र और हिमालय से जो भूकंप निकलता है वहां तक की जो दूरी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अधि केंद्र और अपकेंद्र के बीच की दूरी। ज्यादातर महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण ज्यादातर प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। सागरीय अधिस्थल का विस्तार, जो महासागर का जो सरफेस है उसका विस्तार कैसे हो रहा है, उनके पीछे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से परिकल्पना है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हेंस ने दिया है 1961 में, महासागरीय कटकों के दोनों तरफ के चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर उन्होंने क्या किया है कि सागरीय अधिस्थल का विस्तार हो रहा। महासागरीय कटक के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार भी एक सामान्य क्रिया होती है। उससे क्या होता है? लावा निकलता रहता है। समानता क्या है? समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में क्या होती है? समानता होती है। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर, जैसे मान लो ये महासागरीय कटक है, तो इस जगह पे और इस जगह पे, ठीक है, इन दोनों जगह पे क्या है? समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय क्षेत्र में भी समानताएं पाई गई है। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर, ठीक है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्यतः चुंबकत्व ध्रुवण होता है, ठीक है। वो सही बात है, चुंबकत्व ध्रुवण होता है। जैसे दुर्बलता मंडल ही आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे चुंबकीय ध्रुवण क्षेत्र होता है, ठीक है। और ये क्या होती है? अक्सर नवीनतम चट्टान होती है। इसका कारण भी हमें पता है कि निरंतर लावा निकलता रहता है, लावा का जमाव होता रहता है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा? वो नई चट्टानें होती है। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक होती है। जैसे मान लो हमने यहाँ देखा है, ठीक है, जैसे ये कटक है, ठीक है, इस कटक के दूर हम जाते जाएंगे तो चट्टानों का जो निर्माण होता है वो भी पुराना होता जाएगा, क्योंकि इधर जो मैग्मा है वो बहुत पुराना मैग्मा होता है। लावा, इधर जो लावा होता है बहुत पुराना लावा होता है, तो इधर जो इस साइड में जो चट्टानें मिलेगी वो क्या होगी? सबसे पुरानी होती है, ठीक है, सबसे पुरानी होती है। और जो कटक के आसपास की होती है वो नवीन पर्वत श्रृंखलाएं होती है। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक होती है, हमने पढ़ लिया। महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानें महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं होती है। सही बात है, क्योंकि महासागर में जो संवहनी क्रिया होती है वो ज्यादा होती है, उससे क्या होता है? लावा निकलता रहता है और लावे से क्या होता है? नई चट्टानों का निर्माण होता है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर, जबकि मध्य सागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम कम गहराई पर। सही बात है। हेंस ने क्या कहा इसके बारे में? महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार, महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी क्या होता रहता है? विस्फोट या उद्भेदन होता रहता है। इससे महासागरीय प्रॉपर्टी में विभेदन होता है, इससे नया लावा निकलता है और महासागरीय प्रॉपर्टी को दोनों ओर धकेलता है, ठीक है। सही बात है। इसी से क्या होता है? महासागरीय अधिस्थल का विस्तार होता है, ठीक है। ये मेन जो कहानी होती है किसकी होती है? लावा की होती है, ठीक है। लावा ही क्या करता है? नई चट्टानें बनाता है और यही क्या होता है? ये चट्टानों को धकेलता है, ठीक है। जो नया लावा आता है, जो उससे जो निक्षेपण होता रहता है वही क्या करता है? दूर धकेलता रहता है। इसलिए हेंस ने कहा है कि महासागर के विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर महासागरीय प्रॉपर्टी के क्षेपण की बात कही है, ठीक है। महासागर के विस्तार से
दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर ये क्या होता है, सबडक्शन भी एक साथ होता रहता है। ठीक है, बनता भी है और सबडक्ट, जैसे मान लो क्या हो रहा है, हम इस चित्र में समझते हैं कि यहाँ से तो क्या हो रहा है, लावा निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से लावा निकल रहा है, यहाँ से जमा हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर संवन के कारण यहाँ पे फिर दूसरी एक्टिविटी होती रहती है, तो यहाँ पे नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबडक्ट हो रहा है। तो ये देखो, ये जो पार्ट है ये क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बनता भी रहता है और विनाश भी होता रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हाँ, ज्वालामुखी प्रॉपर्टी से नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरी ओर महासागरीय गर्तों में इनका विनाश होता रहता है, ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हम प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक। ये कंसेप्ट किसने दिया है, मैकेंजी ने, पार्कर ने और मॉर्गन ने 1967 में इसका प्रतिपादित किया है। विवर्तनिक प्लेटें क्या होती है, ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार का खंड होता है। ये महासागरीय और महाद्वीप से मिलकर बना होता है। ठीक है, दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान होते हैं। ठीक है ना, दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में, जैसे मान लो दुर्बलता मंडल तो ध्रुव है। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये चट्टान, मतलब ये प्लेट हो गई, एक ही प्लेट हो गई, एक ही प्लेट हो गई, तो ये क्या है, दुर्बलता मंडल पर, ये दुर्बलता मंडल हो गया। ठीक है, दुर्बलता मंडल, इस पर ये प्लेट क्या है, गतिमान है। ठीक है, स्थल मंडल का जो निर्माण होता है वो किन किन से होता है, भू प्रॉपर्टी और ऊपरी मंडल से। ठीक है, इसकी मोटाई क्वेश्चन में कितनी होती है, 5 से 100 किलोमीटर के बीच में स्थल मंडल की, और जो महाद्वीप पे होती है वो कितनी होती है, 5 से 200 किलोमीटर के बीच में। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटों में डिवाइडेड है। प्रमुख प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी है, एक ये यूरेशियाई प्लेट है जो यूरोप और एशिया में फैली हुई है। दूसरी है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तीसरी अफ्रीकी प्लेट। चौथी मध्य अटलांटिक, सॉरी उत्तर अमेरिकी प्लेट। और प्रशांत महासागरीय प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आर्कटिक प्लेट। ये क्या हुई, ये तो इम्पोर्टेंट प्लेटें हुई। ठीक है, प्लेट संरचना के फलस्वरूप 3 प्रकार की सीमाएं बताएंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी प्लेट है। कोकस प्लेट है, ये है जो कैरिबियाई और जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, नॉर्थ अमेरिका और मध्य अमेरिका के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, कोकस प्लेट। नजका प्लेट होती है, ये पेरू के आसपास है। ठीक है, ये पेरू है। और स्केशिया जो प्लेट होती है वो दक्षिण अफ्रीका वाला जो पार्ट होता है और जो दक्षिण अमेरिका का बीच का जो पार्ट होता है वो स्केशिया होती है। अरेबियन प्लेट इधर अरब की खाड़ी में आ जाती है। मध्य अटलांटिक कटक, ये अटलांटिक महासागर में ये कटक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जॉन डी फ्यूका प्लेट आ गई है, ये यहाँ पे, ये प्रशांत महासागर। एल्यूशियन खाई है, ये भी प्रशांत महासागर में मिलती है हमें। सैन एंड्रूस एंड्रियास ब्रंस कहाँ मिलता है अपने को, कैलिफोर्निया के आसपास मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, प्लेटो के बारे में पढ़ा। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं का निर्माण होता है। पहली जो प्लेट सीमा होती है कौन सी होती है, अपसारी प्लेट सीमा। पहली होती है अपसारी प्लेट सीमा।
इनमें क्या होता है, जब दो प्लेटें, जैसे ये प्लेट और ये प्लेट क्या होती है, दूर जाती है, ठीक है, ये क्या होती है, दूर जाती है, तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। इस स्थान को क्या कहते हैं, प्रसार स्थान कहते हैं, ठीक है। ये मध्य अटलांटिक कटक में होता है, जिसमें अमेरिकी प्लेटें वो यूरेशियन प्लेट क्या होती है, आपस में अलग डिवाइड होती है, ठीक है। दूसरा होता है अभिसरण प्लेट, जिसको क्या करते हैं, कन्वर्जन, मतलब आपस में एक दूसरे के समीप आना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अभिसरण सीमा। अभिसरण के प्रकार महासागरीय महाद्वीप प्लेटों के बीच में हो सकता है, दो महासागरीय महासागरों के बीच में हो सकता है, और दो महाद्वीपों के बीच में हो सकता है, ठीक है। जैसे ये एक तो ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, इनकी क्या होता है, इसके बीच में कन्वर्जेंट होता है, अपने मतलब आपस में क्या होता है, ये अपनी ओर आते हैं, और एक का क्या होता है, सबडक्शन हो जाता है, ठीक है, एक प्लेट का सबडक्शन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जहां से सबडक्शन होता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, अभिसरण सीमा बोलते हैं। थर्ड है रूपांतरण सीमा, ट्रांसफर बाउंड्री, ठीक है। दो प्लेटें होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो क्या इस तरीके से क्या होती है, मोशन होती है, तो जो ये वाला जो पार्ट है, इस जगह वाला, इस जगह वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, रूपांतरण भ्रंश कहलाता है। न तो इसमें क्या होता है, न तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में खिसकती रहती है, ठीक है। प्लेटें प्रवाह दरें, अब पढ़ते हैं हम प्लेटों की प्रवाह दर क्या होती है। आर्कटिक जो कटक होता है उसकी क्या होती है, प्रवाह दर कम होती है, और पूर्वी जो प्रशांत महासागर होता है उसकी ज्यादा होती है। प्लेट को संचालित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, सवन प्रवाह हमने पढ़ लिया। सवन प्रवाह क्या होता है, सवन प्रवाह हमने जो कुछ इस तरीके से होता है दुर्बलता मंडल में, ठीक है, तो हमने ये हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वी के भीतर ताप की उत्पत्ति के दो माध्यम बताए हैं, ठीक है, कौन कौन से माध्यम है, पहला है रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अपशिष्ट ताप से, ठीक है। इससे क्या होता है, ताप की उत्पत्ति होती है, ताप की उत्पत्ति के कारण ही क्या होता है, सवन प्रवाह शुरू होता है, ठीक है, मैग्मा में सवन प्रवाह शुरू हो जाता है। भारतीय प्लेट का संचलन, ठीक है, भारतीय प्लेट किस किस को मिलकर बनी होती है, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबडक्शन क्षेत्र होता है, ठीक है। हिमालय, एक मिनट, इसमें हिमालय उत्तरी सीमाएं निर्धारित करता है, ठीक है, हिमालय जो होता है वो सबडक्शन जोन में आता है। इस जो ये जो प्लेट होती है इसमें हिमालय उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। महाद्वीपीय ये प्लेट होती है, इसका फैलाव पूर्व में म्यांमार के रोकिनयामा पर्वत से लेकर चाप बनाता हुआ ये जावा खाड़ी तक इसका प्रसार होता है, और इसका पूर्वी सीमा का जो प्रसार होता है वो विस्तारित स्थल तक होता है। वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में इसका विस्तार होता है। पश्चिमी सीमा में इसका कहाँ तक है, किरतर की श्रेणी जो कहाँ पे पाकिस्तान में, उसके बाद में मकरान तट तक जाती है, ठीक है, अफगानिस्तान, दक्षिणी चागोस द्वीप के पास से होके होते लाल सागर में तक जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है महासागरों का और महाद्वीपों का उद्गम, निर्माण और विस्तार, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका सहृदय धन्यवाद, और इसी के साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उसी से ही मैं क्या करूँगा, आपके लिए अच्छे अच्छे और वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो इसी के साथ मैं
वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। धन्यवाद।